नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया के कुछ अन्य भेदों के बारे में। तो क्रिया के बहुत सारे भेद हैं, उनमें से एक है नाम धातु। तो हम सीखेंगे नाम धातु क्या है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से नाम धातु हम इसके नाम से ही पहचान सकते हैं। किसी भी शब्द के अंदर, शब्द के नाम के अंदर उसकी परिभाषा छुपी रहती है। तो अभी हम उसकी परिभाषा को जानने की कोशिश करेंगे। यह धातु संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। नाम धातु कैसे बनाई जाती है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे ठंड, ठंड में हम प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ठंड से क्या हो जाएगा? ठंडाना। उसके बाद हम पागल, पागल से क्या हो जाएगा? पगलाना। फिर हम तीसरा ले लेंगे मस्त। मस्त से क्या होगा? मस्त से मस्ताना। उछल, उछल, उछल से क्या हो जाएगा? उछलना। तो इस तरीके से ये है नाम धातु बन गया। पागल, पागल से पगलाना। ये प्रत्यय लगा देंगे, किसी भी क्रिया के अंत में प्रत्यय लगा देंगे तो वह नाम धातु कहलाएगी। मस्त, मस्त से मस्ताना। मोर मस्ता रहा है, इस तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं। उछल से उछलना। गाय, बछड़ा अपनी माँ को देखकर उछलता है। इस तरीके से उछल शब्द से हमने क्या बना दिया? उछलना नाम धातु बना दिया। तो प्रत्यय लगा करके, शब्दों के अंत में प्रत्यय लगा करके हम नाम धातु बना सकते हैं। गरज, गरज से क्या हो जाएगा? गरज से गरजना। आज बादल गरज रहे हैं तो उसको कहेंगे गरजना। तो इस प्रकार प्रत्यय लगाकर, शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर नाम धातु बनाई जाती है। तो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है निम्नलिखित में से नाम धातु छाटिए। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, नाम धातु क्या है? नाम धातु एक बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें सिर्फ आपको नाम को पहचानना है, उसके अंदर की परिभाषा देखनी है। नाम धातु क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगा दो तो वो क्या बन जाएगी? नाम धातु कहलाएगी। तो इस प्रकार दो धातुओं का मिश्रण होता है, उसको सम्मिश्रित धातु कहते हैं। तो आइए देखते हैं परिभाषा क्या कहती है। यह धातु संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात, विशेषण, संज्ञा और क्रिया विशेषण के शब्दों के बाद में आना, जाना, लड़ना, जाना, करना, मरना आदि पद लगाकर बनाई जाती है। मिश्रित धातु संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण के पश्चात आना, खाना, पीना, जाना ये पद लगाकर सम्मिश्रित धातु बनाई जाती है। तो आपके प्रश्न में, आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है सम्मिश्रित धातु छाटिए, निम्नलिखित में सम्मिश्रित धातु कौन सी है? तो वहां पर बच्चे घबरा जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान है सम्मिश्रित धातु को छाटना। तो हम उसके कुछ उदाहरण देखेंगे यहाँ। जैसे पहला है हमारा जाना।
जाना की सम्मिश्रित धातु बनाएंगे चले जाना। घबरा जाना, घबरा जाना। और मर जाना, इसके वाक्य कैसे बनेंगे? जाना चले जाना, वह चला गया। घबराना, वह घबरा गया। परेशानी को देखते ही वह घबरा जाता है। मर जाना, आज हमारे पड़ोसी मर गए। या एक समय के बाद में हर व्यक्ति को मरना ही है। तो मर जाना, घबराना और चले जाना ये सम्मिश्रित धातु है। अब दूसरा हमारे पास है करना। घमंड करना, बड़ाई करना, बड़ाई करना, अभी गुस्सा करना भी लिख सकते हैं, पढ़ाई करना भी लिख सकते हैं। गुस्सा करना वाक्यों में प्रयोग करेंगे। वह करना पद से हमने बनाया, घमंड करना, बड़ाई करना और गुस्सा करना। वह घमंड करता है। बड़ाई करना, टीचर ने आज मेरी कक्षा में मेरी बड़ाई की या अध्यापिका ने सभी बच्चों की बड़ाई की। गुस्सा करना, राम हमेशा दूसरों पर गुस्सा करता है। तो यह क्या हो गए? करना पद के मिश्रित धातु बन गई। फिर हमारा अगला है मारना। मारना, डींग मारना या चाकू मारना। गप्पे मारना, मारना पद से चाकू मारना, उसने कल किसी को चाकू मार दिया। गप्पे मारना, वह हमेशा गप्पे मारते रहता है। या कहेंगे पत्थर मारना, लोग जानवरों को पत्थर से मारते हैं। तो इस तरीके से पद से मिश्रित धातु बन गई। अब हमारा अगला है खाना। खाना का क्या हो जाएगा? भाव खाना। जहर खाना, धोखा खाना, खाना पद का वाक्य बनाएंगे, भाव खाना। किसी भी व्यक्ति के लिए कहेंगे वह हमेशा भाव खाता है। जहर खाना, राम ने जहर खा लिया। धोखा खाना, तो अच्छे व्यक्ति हमेशा धोखा खाते हैं या जो सोच समझकर कार्य नहीं करते वो हमेशा धोखा खाते हैं। तो इस तरीके से इन पदों के हमने सम्मिश्रित वाक्य बनाना सीखे। भाव खाना का सम्मिश्रित वाक्य क्या हो गया? मैं कभी भाव नहीं खाता हूँ। या जहर खाना, उसने जहर खा लिया, हमें जहर नहीं खाना चाहिए। तो ये सम्मिश्रित वाक्य हो गए। तो ये हमारी सम्मिश्रित क्रिया, सम्मिश्रित धातु या क्रिया। तो ये बहुत आसान है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से सम्मिश्रित धातु छाटिए। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, सम्मिश्रित धातु क्या है? तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पश्चात आना जाना, खाना पीना, मरना आदि पद लगाए जाते हैं, उन्हें सम्मिश्रित
धातु कहते हैं इन पदों से जो वाक्य बनता है, आना जाना खाना पीना, इन पदों से जो वाक्य बनता है वो सम्मिश्रित। तीसरी क्रिया है हमारी अनुकरणात्मक धातु। इसके नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है। अनुकरणात्मक मतलब अनुकरण करना। परिभाषा क्या कर रही है इसको समझेंगे। विभिन्न प्रकार की ध्वनियों, आवाजों, बहुत सारी आवाजें आती है, तो उन आवाजों के अनुकरण पर बनाई जाने वाली धातुएं, उन आवाजों को सुनकर उसके बाद बनाई जाने वाली धातुएं अनुकरणात्मक धातु कहलाती है। जैसे अब देखोगे चिड़िया चहचहाती है, तो उसका चहचहाने को सुन करके हमने एक क्या धातु बना दी, चिड़िया चहचहा रही है। चहचहाने में चीची चीची करती है ना, तो वो चहचहाना, चीची चीची का अनुकरण वाक्य क्या बना दिया, चहचहाना। अनुकरणात्मक क्रिया क्या बन गई, चहचहाना, ना प्रत्यय लगा दिया। जैसे कुछ उदाहरण है यहाँ पर, छप छप। अब बच्चे पानी में खेलते हैं, पानी में खेलने से छप छप आवाज आती है ना, तो उस आवाज से, आवाज छप छप की आवाज से एक क्रिया बनाई है, उसके अनुकरण करके छप छपाना। छप छप में ना प्रत्यय लग गया तो छप छपाना हो गया। तो बच्चा पानी में खेलकर उसको छप छपा रहा है। दूसरा है गड़गड़। बादल क्या करते हैं, गड़गड़ गड़गड़। आपको गड़गड़ की आवाज सुनाई देती है, तो उस गड़गड़ की आवाज का अनुकरण करते हैं हम, गड़, उसमें क्रिया लगा देंगे, तो वह अनुकरणात्मक क्रिया बन जाएगी, गड़गड़ाना। बादल गड़गड़ाते हैं। फिर चहचहाना, वो अभी हमने सुना चिड़ियों का चहचहाना। फड़फड़ाना, मक्खी पंख फड़फड़ाती है। मक्खी जब उड़ती है तो फड़फड़ की आवाज आती है, तो उस फड़फड़ की आवाज को, उसकी ध्वनि का अनुकरण करके हमने एक क्रिया बनाई है, अनुकरणात्मक क्रिया, उसको कहते हैं फड़फड़ाना। ना प्रत्यय लगा दिया तो वह अनुकरणात्मक क्रिया बन गई, मक्खी फड़फड़ा रही है। फिर है हिनहिनाना। घोड़ा हिनहिनाता है ना, जब घोड़ा चिल्लाता है, बोलता है, उसकी आवाज कैसे आती है, हिन हिन की। तो उसके अनुकरण करके हमने एक वाक्य बनाया है, अनुकरणात्मक वाक्य, घोड़ा हिनहिनाता है या घोड़ा हिनहिना रहा था। ठीक है, एक और वाक्य है, मधुमक्खियों के बारे में, भिन्न भिन्न करती है ना, तो उसकी भिन्न भिन्न की आवाज को अनुकरण करके हमने क्या वाक्य बना दिया, मधुमक्खियां भिन भिना रही है। तो ये भिन भिना क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया है। तो इस तरीके से आपने आज क्या सीखा, विभिन्न ध्वनियों के अनुकरण से ही जो क्रियाएं बनाई जाती है उन्हें अनुकरणात्मक क्रियाएं कहते हैं। तो अगला है हमारा काल। थी और आखिरी क्रिया है हमारी कालवाचक क्रिया। तो आइए हम परिभाषा के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया किस समय हुई है, उसे कालवाचक क्रिया कहते हैं। ये काल अपने आप में एक क्रिया है। तो क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया किस समय हुई है, सुबह हुई है, शाम को हुई है, दोपहर को हुई है, तो उस समय को ही हम कालवाचक क्रिया कहते हैं। ये काल क्या करता है, काल हमें समय बताता है, क्रिया का समय बताता है। तो बहुत आसान है ये कालवाचक क्रिया।